आपका न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में। रात जिंदगी की हो या फिर खबरों की, देखिए उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको ले चलेंगे न्यूज पथ पर। कभी खबरों के एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए तो कभी सड़क किनारे सियासी ढाबे पर, चौराहे पर रुककर चर्चा भी होगी और सच्चाई की राह पर हॉर्न ओके प्लीज से भी आपको आगाह कराएंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास आखिर हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर खबरदार करने वाली जो खबर है वो जरूरी हो जाती है। और ऐसी ही खबर है व्हाट्सएप के जरिए हो रही ऑनलाइन ठगी। स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर क्राइम की चुनौती पहले से हमारे सामने है, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है। व्हाट्सएप पर नौकरी वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं जिसमें घर बैठे हजारों रुपए कमाने का ऑफर मिलता है, लेकिन मामूली से इस मैसेज में धोखाधड़ी का एक लिंक होता है जिसे क्लिक करते ही खेल हो जाता है। इस ठगी से या फिर यूं कहे कि इस चुनौती से आगाह करना आपको जरूरी है, इसलिए इस पर हॉर्न बजाना भी उतना ही जरूरी है। तकरीबन हर हाथ में फोन है जो अमूमन स्मार्ट है, इसलिए उसमें व्हाट्सएप का भी इंतजाम है। लेकिन सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म जितना सुविधाजनक और मजेदार है उतना ही इसमें बवाल है, क्योंकि व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आया एक मैसेज हो सकता है कि आपकी जमा पूंजी उड़ाने का प्लान हो। और ये कोई हवाई बात नहीं, पिछले कुछ महीनों से नौकरी का ऑफर देकर युवाओं के साथ ऑनलाइन ठगी हो रही है। आए दिन कोई ना कोई इसका शिकार होता है, इसलिए ये वक्त है व्हाट्सएप के जरिए हो रहे जॉब स्कैम पर हॉर्न बजाने का। मुमकिन है आपने भी ऐसे मैसेज देखे हों जिनमें घर बैठे नौकरी करने और महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमाने का ऑफर हो। कमाल का ऑफर है। सोचिए, रोजगार की तलाश करने वाले को भला और क्या चाहिए, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता कि नौकरी के नाम पर उसके साथ ऑनलाइन ठगी का जाल बिछाया गया है। जॉब ढूंढते हैं तो आपको एक ऐसा मैसेज आता है कि देखिए हम आपको 30 से 40 हजार की नौकरी मिल सकती है घर बैठे बैठे सिर्फ एक लैपटॉप के साथ, तो आप प्लीज इस लिंक को क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स भरिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जैसे ही व्हाट्सएप पर आए इस मैसेज में दिए गए लिंक को आपने क्लिक किया, आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। हो सकता है आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाए, आपको लगेगा कि ऐसी जानकारी देने में कोई समस्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप जाल में फंसते जाएंगे और जब तक बात आपकी समझ में आएगी आप लुट जाएंगे। देखते ही देखते आपके खाते से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। साइबर क्रिमिनल्स देखिए अपना होमवर्क पूरा करते हैं। वो देखेंगे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड जैसे मैंने कहा अभी आपकी नीड क्या, आप घर ढूंढ रहे हैं, तो आपको एक ऐसा लिंक बना के भेजेंगे कि बहुत सस्ती सेल लगी है या आप साउथ दिल्ली में हैं, आप प्लीज इस लिंक को क्लिक करिए और आपको और डिटेल्स हम भेजेंगे। आपने जैसे ही वो लिंक को क्लिक किया तो आप समझिए सारा काम तमाम हो जाता है, क्योंकि वही एक लिंक आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपका डेटा है वो सारा सब कुछ हैक कर सकते हैं। सिर्फ जॉब के नाम पर ऑनलाइन ठगी नहीं हो रही, बल्कि अगर आप नया घर ढूंढ रहे हैं तो आपके पास सस्ते घर का ऑफर भेजा जाएगा और एक लिंक क्लिक करने को कहा जाएगा। सावधान रहिए, ये साइबर क्राइम की परिभाषा में फिशिंग है। 3 मेन क्राइम है जो हमने कोविड-19 के बाद देखे हैं, जो सबसे ज्यादा होते हैं। एक है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, कि आप किसी और की आइडेंटिटी लेके, आप एक मास्क पहने हुए हैं, आपकी आइडेंटिटी लेके आप बात कर रहे हैं किसी और से। दूसरा है आपका ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जिससे हम सब वाकिफ हैं। अलग अलग फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, कभी कोई आपको कोई और बैंक बन के फोन करता है, कभी कोई कहता है कि मैं किसी कंपनी से बोल रहा हूं, आपका नया ऑफर आया है आप लीजिए। और तीसरा है आपका, एक हो गया आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, एक हो गया आपका फाइनेंशियल फ्रॉड, और तीसरा है फिशिंग। फिशिंग का मतलब सिंपल है, एक चारा, जो हम चारा देते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं, हम मछली को चारा देते हैं और वो झांसे में आ जाती है, वैसे ही यहां पर साइबर क्रिमिनल्स आपको एक झांसा देते हैं। उनको पता है कि आपको किन चीजों में आपकी जागरूकता है, आपको कहां इंटरेस्ट है, और जहां आपका इंटरेस्ट होता है वैसे ही वो चारा देते हैं। समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पर पूरा यकीन करते हैं, इसके जरिए आए मैसेज पर भरोसा करते हैं। अब देखिए, पेटीएम पर 1000 रुपए कैशबैक का ऑफर आए या जियो के 25 GB फ्री डेटा का ऑफर, कई बार हम सोचे समझे बगैर इसे क्लिक कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल को बस इसी का इंतजार है, क्लिक करते ही आप निशाने पर आ जाते हैं। आपको कोई भी ऐसा मैसेज लग रहा है जिसे हम कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, कि यार ये तो सच हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही अच्छी ऑफर है, तो आपको सावधान वहां रहना चाहिए कि ठीक है, ये शायद कोई स्कैम भी हो सकता है।
व्हाट्सएप के जरिए ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। किसी लिंक पर क्लिक करने के अलावा आपको मैसेज मिलेगा कि गलती से मेरा ओटीपी आपके फोन पर चला गया है। हो सकता है मैसेज भेजने वाले की डीपी पर आपके करीबी की फोटो लगी हो, लेकिन आपने ओटीपी भेजी और आपके पैसे गए। भैया, आप मेरे कॉलेज का फीस भरने आपके फोन पे ओटीपी चल गया गलती से, अब बता दीजिए। अच्छा, तो ओटीपी आपका व्हाट्सएप पे आया था? जी। किस पे आया था? व्हाट्सएप पे। ठीक है। मेरा पैसा 7,000 कट गया अकाउंट से। जो साइबर क्राइम से अनजान है वो आसानी से फंस जाते हैं, लेकिन जो दिमाग लगाते हैं वो बच जाते हैं। कौन है ट्रस्टेड है? माई ट्रस्टेड व्हाट्सएप। तो मैं भी उससे बात करता रहा। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि ही सेड कि अच्छा मैंने ना गलती से कहीं आपका नंबर डाल दिया है, तो मेरा ओटीपी आपके नंबर पे आएगा। तो मैंने कहा यार, नंबर तो सबको ऐसे याद होता है और गूगल पे तो कई बार नंबर सेव भी होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं? उसने कहा नहीं, वो गलती से मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था फॉर सम रीजन, तो मैंने पेस्ट गलती से आपका नंबर कर दिया। मैंने कहा ओके, तो बट मेरे को फिर ओटीपी से ना मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। एंड लकीली मेरे पास उस टाइम उसी दिन बैंक से मैसेज आया हुआ था कि नेवर गिव योर ओटीपीज टू स्ट्रेंजर्स, या कोई भी पूछे। तो मैंने गूगल पे देखा, तो मैंने देखा कई लोगों के साथ ऐसा ही फ्रॉड हो चुका है कि उनको कोई उनसे बात करना शुरू करता है, उनका ट्रस्ट लेता है, दे गेन देयर ट्रस्ट, और उसी तरीके से उनका ओटीपी, बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं। तो आई वाज सेव्ड, मतलब मैं बच गया। व्हाट्सएप के जरिए हो रही ठगी से बचने के लिए कुछ बातों को गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, ऑनलाइन ठगी में किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। इस भ्रम में ना रहिए कि आप आम आदमी हैं तो आपके साथ साइबर क्राइम नहीं होगा। नंबर 2, मैसेज में कोई बहुत अच्छा ऑफर मिले तो सावधान हो जाइए। नंबर 3, कोई रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसे मांगे तो पहले कंफर्म करना जरूरी है। और नंबर 4, किसी अनजान आदमी से बात करते हुए उसे कोई भी जानकारी देते हुए लापरवाह मत रहिए। देखिए, व्हाट्सएप फाइनेंशियल फ्रॉड की दुनिया में आप सतर्क हैं, लेकिन सामने वाला जो फ्रॉडस्टर है, स्कैमस्टर है, वो आपसे भी ज्यादा और सतर्क है। इसलिए आपको लापरवाही नहीं बरतनी है और बारीकी से हर चीज की गहराई तक जाना है, उसे रीचेक करना है, क्रॉस चेक करना है, उसके बाद ही आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है, और तभी आप शायद इस व्हाट्सएप फाइनेंशियल फ्रॉड की दुनिया से बच पाएंगे। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ दिल्ली से तेजस्वी पुरंदरे। न्यूज पथ में अब ऐसी खबर जिसका रिश्ता है हमारे कान से। अगर किसी बात पर कान पकड़े जाने का डर हो तो हम सावधान रहते हैं, लेकिन क्या कान के इस्तेमाल को लेकर भी हम सतर्क हैं? ईयरफोन या हेडफोन लगाकर गाना सुनते हैं, घंटों बातें करते हैं, लेकिन क्या हमारे कान ईयरफोन की आवाज के लिए तैयार हैं? एक मेडिकल जर्नल की स्टडी बताती है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों की सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, क्योंकि ईयरफोन के जरिए तेज आवाज लगातार कानों के पर्दे से टकराती रहती है, जो कि जरूरी है कि समय रहते इस समस्या पर हॉर्न बजाया जाए। इसलिए इस खबर को हम दिखा रहे हैं। कानों को संगीत तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे शोर से समस्या है, और इसलिए यह बात समझने की है कि ईयरफोन या हेडफोन का गलत इस्तेमाल किसी दिन जी का जंजाल बन सकता है। ईयरफोन लगाकर घंटों तेज आवाज में गाने सुनने का नतीजा यह भी हो सकता है कि किसी दिन कानों में सन्नाटा पसर जाए। इसलिए यह सही वक्त है खराब होती इस आदत को रोकने के लिए हॉर्न बजाया जाए। पहले समस्या कितनी बड़ी है इसे समझ लीजिए। BMG ग्लोबल हेल्थ ने अपनी स्टडी में बताया है कि दुनिया भर में करीब 1 अरब से ज्यादा लोगों को सुनाई देना बंद हो सकता है, और इसकी वजह है तेज आवाज में म्यूजिक, पॉडकास्ट या वीडियो सुनना। इस समस्या से प्रभावित होने वाले 12 से 34 साल के लोग हैं, यानी ज्यादातर युवा हैं, जो आमतौर पर घर, बाजार, दफ्तर, बस या मेट्रो में ईयरफोन लगाए और अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। मसक्कली वाली ये मस्ती तो ठीक है, लेकिन क्या कभी खुद के कानों के बारे में सोचा है? स्टडी में यह पाया गया है कि युवा ईयरफोन पर करीब 105 डेसिबल की आवाज सुन रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक 85 डेसिबल तक की आवाज ही सुरक्षित है, और वो भी हफ्ते में 40 घंटे। ऐसे में कानों के लिए खतरा तो साफ नजर आता है, और ये खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि नौजवान पीढ़ी ऐसी डिवाइस को खूब पसंद कर रही है। दुकानों में हर रेंज में ये मौजूद है। बहुत आराम मिलता है कि कान में लगा लगा कॉल पे बात कर सकते हैं। किस क्वालिटी का चाहिए होता है? मतलब क्या होना चाहिए? साउंड क्वालिटी बढ़िया हो, आवाज क्वालिटी बढ़िया हो। ज्यादातर कस्टमरों को नीड रहती है कि वायरलेस हो, प्लस सबसे अच्छी चीज है कि नॉइज कैंसिलेशन अवेलेबल हो। नॉइज कैंसिलेशन आजकल के ज़माने में आदमी सोचता है कि हमें बाहर के साउंड इफेक्ट ना सुनाई पड़े। बेस चाहिए होता है, प्लस नॉइज कैंसिल चाहिए होता है, और एयरपोर्ट, एप्पल के एयरपोर्ट अच्छे होते हैं। ड्राइविंग पे बाइक चलाते हैं तो ड्राइविंग में कॉल अच्छी होती है।
और भी बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन ईयरफोन का इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर इस बात से अनजान मिलेंगे कि इसका खराब असर भी हो सकता है। सुनाई देना कम हो सकता है या हमेशा के लिए बहरेपन की समस्या हो सकती है। आप नहीं, लेकिन डॉक्टर इस संकट से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए उनकी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। WHO के अनुसार भी पूरे विश्व में जिसकी आबादी 800 करोड़ या 8 बिलियन है, उसमें लगभग 430 मिलियन मतलब 43 करोड़ सभी एज ग्रुप में, युवा, वृद्ध, सभी एज ग्रुप वो डिसेबिलिटी या हियरिंग लॉस के शिकार हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो PLD मतलब पर्सनल लिसनिंग डिवाइसेस का माना गया है, जिसमें हम लोग ईयरबड है, ईयरफोन है, हेडफोन है, स्मार्टफोन है, हैवी म्यूजिक है, इसकी वजह से हो रहा है। इंटरनल ईयर है जिसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, जो सेंसिटिव हेयर्स होते हैं या जो जिसकी वजह से हमारी साउंड है वो अंदर ब्रेन में जाती है थ्रू ऑडिटरी नर्व और वेस्टिबुलर नर्व, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। स्टडी बताती है कि सुनने की क्षमता अगर कम हो रही है तो कान इशारा करते हैं। कानों में खास तरह की आवाज सुनाई दे सकती है, इसे समझिए। ईयरफोन की वॉल्यूम कम कीजिए। शोर वाली जगहों से, चाहे वो म्यूजिक कंसर्ट हो या स्टेडियम, दूरी बनाइए। और सबसे जरूरी बात, कानों को भी आराम दीजिए, क्योंकि एक बार कान ने जवाब दे दिया तो बस दे दिया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईयरफोन के जरिए लगातार तेज आवाज से कान खराब हो सकते हैं या हमेशा के लिए बहरापन हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा युवाओं के मामले में भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बच्चे और बुजुर्गों को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। पता भले ही देर से चलेगा, लेकिन नुकसान तो हो जाएगा। एम्स के पूर्व निदेशक और ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर SK काकेर से हमने बात की। जो हेडफोन्स हैं वो हर उम्र में यूज कर रहे हैं लोग, छोटे बच्चों से लेके बुढ़ापे तक, और हर उम्र में आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके कान में अगर आपने म्यूजिक लगा दिया तो वो म्यूजिक जो है, अगर अडल्ट वाला फोन है तो बहुत ज्यादा लाउड हो सकता है, 80 डेसिबल से ऊपर जा सकता है, 100, 120। तो ये छोटे बच्चों को हियरिंग लॉस हो सकता है। तो मदर्स को चाहिए कि उनको गा के सुलाएं और ये हियरिंग एड कान में न लगाए। इस पे काफी काम हुआ है, स्पेशली सिंगापुर में, जिसमें देखा गया है कि अगर आप लाउड साउंड बच्चों के कान में लगाते हैं तो उनकी हियरिंग डाउन हो जाती है। फिर अडल्ट्स में आजकल क्या हुआ है कि बच्चे लोग, आप रास्ते में भी देखेंगे कि गांव-गांव में और सब जगह हर आदमी कान में हेडफोन लगाए हुए है, हर आदमी कान में मोबाइल लगाए हुए है। और मोबाइल में एक तो बाहर रख के सुनते हैं, तब तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ईयरबड्स लगा लेते हैं, तो जो भी आवाज है वो सीधे कान में जाती है। तो जब आप बाहर से सुन रहे हैं तो आवाज इधर उधर लीक कर जाती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती टेलीफोन की आवाज। ये कान का बाहर, जिसको आप अगर बदमाशी करते हैं तो आपका कान खींचा जाता है, ये कान की कैनाल है, जिसको कि कैनाल कहते हैं, जिससे आवाज यहां से आके पर्दे पे आती है। ये ड्रम है, जैसे ढोलक में ड्रम होता है, अगर ड्रम न हो तो आवाज आएगी नहीं। ये ड्रम वाइब्रेट करता है, फिर हड्डियां हिलती हैं, 3 हड्डियां होती हैं ऑस्किल्स। इनको हिलने के बाद जो साउंड जो है फिर कान के अंदर जाती है, ये साउंड फिर नर्व के द्वारा ब्रेन में जाती है। तो अगर बहुत तेज साउंड आती है तो ये हड्डियां ज्यादा हिलती हैं, उनके बहुत जोर से हिलने की वजह से कान डैमेज हो जाता है। और वो जब बहुत तेज साउंड दिमाग में जाती है तो दिमाग के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। और अब बात साइबर हमले की। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ, जिसकी वजह से एम्स का इंटरनेट से कनेक्शन तोड़ना पड़ा। जो मुश्किल आई सो आई। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे हमले से करोड़ों मरीजों का डेटा भी चोरी हो सकता है। एम्स वाले मामले की जांच चल रही है, लेकिन साइबर हमले का सिलसिला भी जारी है। ये समस्या हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, इसलिए इस पर भी हॉर्न बजाना जरूरी है। डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। जिंदगी बेहतर और सफर आसान हो रहा है। एक क्लिक पर बेशुमार जानकारियां नजर के सामने होती हैं। अस्पताल हो या सरकारी संस्थान, अब कहां पहले जैसी परेशानियां होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर एयरपोर्ट, ट्रेन और बैंक जैसी संस्थाओं के डेटा को उड़ा दिया जाए तो क्या होगा? लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी? सब कुछ जैसे ठहर जाएगा।
आप कहेंगे ये मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन हम कहेंगे कि साइबर हमले से सतर्क रहने की जरूरत है और देश के बड़े अस्पताल एम्स पर हुई साइबर अटैक के बाद एहतियात वाला हॉर्न बजाने की जरूरत है, क्योंकि जानी मानी संस्थाओं पर साइबर अटैक का सिलसिला जारी है। अब केंद्र सरकार की वेबसाइट जीवन प्रमाण से डेटा चुराने की कोशिश की गई है। जीवन प्रमाण में देश भर के पेंशनर्स के डेटा हैं। एक फर्जी वेबसाइट बनाकर जीवन प्रमाण से जुड़े पेंशनर्स को उससे जोड़ने की कोशिश थी। इस मामले में एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने केस दर्ज करा दिया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन एक के बाद एक जाने माने संस्था पर हो रहे साइबर अटैक से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये देश के ई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी है या देश के दुश्मनों की साजिश? हालात क्या हैं, इसे समझने के लिए पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 23 नवंबर को दिल्ली के एम्स पर साइबर अटैक हुआ और वो पूरी तरह डाउन हो गया। इसके बाद 2 दिसंबर को एम्स के 5 दूसरे सर्वर पर हमला हुआ। एम्स की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि 4 दिसंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर साइबर अटैक की खबर आई। इसके बाद साइबर अपराधियों ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के सर्वर को हैक करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने ICMR के सर्वर को एक नहीं बल्कि 6000 से ज्यादा बार हैक करने की कोशिश की। हालांकि इसमें हैकर्स कामयाब नहीं हुए और NIC की टीम ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कम से कम एम्स और ICMR जैसे संस्थानों की अहमियत देखते हुए चिंता बढ़ी है। सर्वर डाउन होने की वजह से एम्स में इलाज करा रहे लाखों मरीजों के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि अस्पताल को काम मैनुअल मोड पर करना पड़ा। एक रिपोर्ट में 3 से 4 करोड़ लोगों का डेटा लीक होने की आशंका जताई गई। ध्यान रहे कि एम्स में देश के राजनेताओं और नामचीन हस्तियों के मेडिकल रिकॉर्ड और डेटा मौजूद हैं। कितने तैयार हैं हम? होने को ऐसे साइबर हमलों के पीछे दुश्मन देशों की साजिश भी हो सकती है, लेकिन हेल्थ सेक्टर और बड़े संस्थानों को साइबर अटैक से बचाने की चुनौती बड़ी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसे लेकर ठोस कदम उठाएगी। बाद एक पहले एम्स, फिर सफदरजंग और उसके बाद ICMR की वेबसाइट को हैक करने का ये प्रयास असफल जरूर हुआ, लेकिन ये समझाता है कि साइबर सिस्टम को बेहद मजबूती के साथ सामने लाने का प्रयास करना पड़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में इस प्रकार के अटैक ना हो। इसके अलावा जो आम आदमी है उसका डाटा लीक करने के बाद भी लगातार ये देश के दुश्मन करते आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो एम्स पर अटैक हुआ था वो चीन से कहीं इस पर किया गया था। वहीं अगर ICMR की बात करें तो ये हांगकांग के एक IP एड्रेस की बात की जा रही है, जो अब तक खुलकर सामने आया है। लेकिन ये जरूर है कि इस प्रकार की चीजें ये समझाती हैं कि आने वाले दिनों में एक बेहतर सिक्योरिटी के साथ हमें इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना होगा। और अगर इस प्रकार के अटैक होते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जो हर तरीके से उन अटैक को फेल करता हुआ नजर आए। कैमरा पर्सन प्रेमचंद शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। जानकार मान रहे हैं कि हमारी तरक्की से चिढ़ने वाले दुश्मन देश हमारे अहम संस्थानों पर साइबर अटैक और तेज कर सकते हैं, लेकिन उसका उपाय क्या है? सुनिए साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से। भारत के बाहर जो स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं कि भारत इतनी प्रगति क्यों कर रहा है। तो लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए इस तरह के आक्रमण हो रहे हैं। अगर आप खास तौर पर इन आक्रमणों का ट्रेंड देखें तो बहुत क्लियर है। वो फोकस कर रहे हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो फोकस कर रहे हैं ऑयल रिग्स पर, अब फोकस कर रहे हैं एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन पर, सफदरजंग पर, ICMR की वेबसाइट पर। क्या फोकस है कि अगर आप भारत का जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो चुरा लेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भारत की जो साइबर सॉवरेनिटी है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और लोगों के दिलों में एक बीज
बोल सकते हैं कि साहब अगर हम आपके पूरे डेटा को चुरा सकते हैं तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और आपकी राष्ट्र की सुरक्षा पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ये ट्रेंड्स जो है कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स का एक नया स्वरूप है। ये लगातार और बढ़ते जाएंगे। आज कुछ हैं, कल इनकी तादाद और बढ़ेगी। आवश्यकता यह है कि भारत को अपनी जो रेडीनेस लेवल्स हैं उनको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास आज कोई डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा संबंधी कानून मौजूद नहीं है। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं देता साइबर सुरक्षा के संबंध को लेकर। भारत ने एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई थी 2013 में, लेकिन वो भी एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई। अब हम बात कर रहे हैं एक नई साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों को साथ लेकर चलना होगा। सरकार अकेली की जिम्मेवारी नहीं है कि साहब आप वो साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। न्यूज पथ से गुजरते हुए पब्लिक होर्डिंग पर आपके लिए काम की खबर है। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। सर्दी का मौसम है, कई जगहों पर घना कोहरा भी पड़ रहा है। ऐसे में सड़क पर सफर करते वक्त सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी चूक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक अहम फैसला किया है। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से सड़क हादसों को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम करने का फैसला किया गया है। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट घटाने का फैसला किया गया है। हल्के वाहनों की रफ्तार 100 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट को 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच हर साल यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों में इजाफा होता है, जिसका मुख्य कारण तेज रफ्तार और कोहरा होता है, क्योंकि तेज रफ्तार की वजह से गाड़ियां दूसरी गाड़ियों से टकरा जाती है। एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी और उनके चालान काटे जाएंगे। और पब्लिक होर्डिंग पर बॉर्डर से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जो आपके काम की है। भारत पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली सेरेमनी को देखने के लिए रोजाना हजारों की भीड़ जुटती है, लेकिन इस सेरेमनी को देखने के लिए अब नई सुविधा शुरू होने वाली है। इसको लेकर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने खास तैयारी की है। आपको बता दें कि अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए पर्यटक नए साल से ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। सीमा पर तैनात बीएसएफ ने इसके लिए www.atari.bsf.gov.in नाम की एक वेबसाइट शुरू की है, जिस पर 1 जनवरी से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग में कोई पैसा नहीं लगेगा और एक ग्रुप में अधिकतम 12 लोगों की बुकिंग कराई जा सकेगी। समारोह देखने के लिए 2 दिन पहले बुकिंग करवानी होगी और आईडी प्रूफ समेत पूरी जानकारी देनी होगी। बुकिंग की पूरी जानकारी एसएमएस के जरिए यूजर के मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सैलानी वहां पर बने बीएसएफ म्यूजियम और अटारी बॉर्डर गेट पर पिलर नंबर 102 को भी देख सकेंगे। अभी मौजूदा सिस्टम के तहत लोगों को बिना किसी बुकिंग के समारोह वाली जगह पर पहुंचना होता है। इसके बाद बीएसएफ की तरफ से लोगों को उनकी आईडी कार्ड देखने के बाद समारोह देखने के लिए सीट दी जाती है। समारोह शुरू होने का समय रोजाना दोपहर 3:30 बजे होता है और ये करीब 2 घंटे तक चलता है। नई सुविधा के तहत बीएसएफ ने सभी सीटों पर नंबर लिख दिए हैं। इस गैलरी में 20 से 25 हजार लोग बैठ सकते हैं। अटारी बॉर्डर फ्रंट को ज्वाइंट चेक पोस्ट भी कहा जाता है। ये अमृतसर शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस खास सेरेमनी का सिलसिला साल 1959 से चला आ रहा है। आज की डिजिटल दुनिया में पैसों का लेन देन आसान होता जा रहा है। आम लोगों के बीच पेमेंट सिस्टम को और आसान बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठाती रहती है। इसी कड़ी में अब आरबीआई ने एक और बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी है कि बीपीपीएस यानी कि भारत बिल पे सिस्टम का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब बीपीपीएस के जरिए सिर्फ बार बार आने वाले रिकरिंग बिल ही नहीं बल्कि सिंगल पेमेंट भी किए जा सकेंगे। अभी तक बीपीपीएस के जरिए ना तो सिंगल बिल का पेमेंट हो सकता था और ना ही कोई निजी तौर पर पेमेंट ले सकता था। दायरा बढ़ने के बाद बीपीपीएस का इस्तेमाल डॉक्टर या सीए की फीस, एजुकेशन फीस, टैक्स पेमेंट, किराए का भुगतान करने में हो सकेगा। ग्राहकों को सेफ पेमेंट सिस्टम देने के मकसद से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बीपीपीएस की शुरुआत साल 2017 में की थी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को यूपीआई से जुड़ी एक और बड़ी सुविधा मुहैया कराई है। अब यूपीआई के जरिए भी ग्राहक अपने पैसे को बैंक खाते में ही ब्लॉक कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि ग्राहक यूपीआई के जरिए किसी को किए जाने वाले मैंडेट पेमेंट को जब चाहे रोक सकते हैं। इसके अलावा अब ग्राहकों को अपनी दोबारा
केवाईसी कराने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को अपने ग्राहकों की केवाईसी समय समय पर अपडेट करनी होती है, लेकिन अब दोबारा केवाईसी के लिए अगर कोई बैंक अपने ग्राहकों को ब्रांच में आने के लिए दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटीज लगातार सुर्खियों में रहती है। कभी सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारने की वजह से तो कभी अवैध निर्माण को लेकर, ट्विन टावर को लेकर लगातार खबरों में रही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। सोसाइटी का कामकाज देखने वाली संस्था एओए ने एक ऐसा अजीबोगरीब फरमान जारी किया है जिसको लेकर हर जगह सोसाइटी की चर्चा हो रही है। सेक्टर 93 में बनी इस सोसाइटी के फ्लैट मालिकों को एक एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि बैचलर को सोसाइटी में फ्लैट किराए पर नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अभी सोसाइटी में रहने वाले सभी बैचलर्स को फ्लैट खाली करने का भी नोटिस जारी किया गया है। फ्लैट खाली करने के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। इस फैसले का कारण सोसाइटी में शोर शराबा और बैचलर पार्टी कल्चर को बताया गया है। इसके साथ ही फ्लैट में एक से अधिक लोगों के रहने पर भी आरोप लगाया गया है। जाहिर है ये पहली बार है किसी हाउसिंग सोसाइटी ने इस तरह का फैसला लिया है। सोशल अड्डा पर इसे लेकर लोगों की क्या राय है, देखते हैं। जिस तरह से तमाम फ्लैट ऑनर्स ने बार बार ये कहा है कि बैचलर्स को वो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो देर रात पार्टी करते हैं, बहुत शोर शराबा होता है, तो मैं इस वक्त यहाँ आप पहुंचा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए, उनसे करेंगे। बॉस ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि सोसाइटी में हर बार फरमान हो जाता है कि बैचलर्स को बैन कर दो, बैचलर्स नहीं आने चाहिए, और हमने देखा है कई बार लिखा था अविवाहित लोग अलाउड नहीं है, तो ऐसा क्यों है समाज में? आई फील कि ये बहुत स्टेरियोटिपिकल उनका व्यू है कि बैचलर्स पार्टी करेंगे या लोग सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब करेंगे, बट ये ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आरुषि से पूछेंगे ऐसा क्यों होता है आरुषि कि मना कर देते हैं लोग? सर, उनको ये लगता है कि हम फैमिली नहीं है हमारे साथ तो हम लोग शोर करेंगे या फिर ड्रंक स्टेट में आएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चे भी, और अकॉर्डिंगली आते हैं जैसी सोसाइटी होती है। तो ऐसा होता क्यों है, मतलब बैचलर्स ही टारगेट पर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं होता ना बोलने वाला, बैचलर्स के ऊपर। सर बेसिकली ना हमारे समाज में ऐसा बना हुआ है कि जो हमारी उम्र के लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो केओस क्रिएट करते हैं और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं है कि कैसे रहना है, विच इज नॉट ट्रू एक्चुअली। हर इंसान इस स्टेज से गुजरता है एंड एवरीबडी इज डिफरेंट, सो दैट डजंट मीन कि अगर एक बार आपका एक्सपीरियंस किसी बैचलर के साथ खराब रहा है तो आप किसी को भी ना फ्लैट दो, ना रहने दो, बिकॉज देन हम लोग क्या करेंगे? अगर हम दूसरे स्टेट से एक नए स्टेट में आए हैं तो हम कहाँ रहेंगे? तो उन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं कि हम सोसाइटी गाइडलाइंस फॉलो ना कर सके। इट्स जस्ट उनका व्यू पॉइंट बन गया है। और अगली खबर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी है। वहां मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। हुआ ये कि 2 सुरक्षा कर्मियों ने फिल्मी गाने पर वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद प्रबंधन ने मंदिर में मोबाइल ले जाने पर बैन कर दिया। 20 दिसंबर से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। ये नियम मंदिर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों पर भी लागू होगा। नियम का उल्लंघन करने और पकड़े जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। इससे पहले मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मद्रास हाईकोर्ट मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुका है। दलील ये दी गई थी कि पूजा और अन्य अनुष्ठान के दौरान वीडियोग्राफी और तस्वीरें खींचने के लिए कैमरा इस्तेमाल किए जाने से पूजा पाठ में बाधा पैदा होती है। देश के कई और बड़े मंदिरों में पहले से मोबाइल ले जाने पर बैन है, लेकिन आम लोग इस आदेश को लेकर क्या सोचते हैं, चलिए सोशल अड्डा पर लोगों की राय जानते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाते हो और आपको वो मगर मना कर रहे हैं कि फोन नहीं ले जाना है, आप किस तरह से इस डिसीजन को देखते हैं? मेरे हिसाब से फोन ना ले जाना भी एक गलत डिसीजन होगा। अगर कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं जो लगता है जनता को कि सही नहीं है, जैसे रील बनाना, हाँ जैसे रील बनाना हो गया, तो वो चीज़ हमें उन एक्टिविटीज़ को बैन करना चाहिए, ना कि हमें बिल्कुल ही अलाउ नहीं करना चाहिए फ़ोन, क्योंकि फ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती है लोगों को। इसलिए मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप जो सही नहीं लग रहा उसको आप अलाउ मत कीजिए, ना कि बिल्कुल ही फ़ोन बैन कर दीजिए। इतना भी क्या जरूरी है? आप 10 मिनट के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और फोन लेके जा रहे हैं अंदर। आजकल सभी काम हमारे फ़ोन से रिलेटेड होते हैं, हर चीज़ फ़ोन की ज़रूरत तो पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि फ़ोन को बैन करना चाहिए। बट हाँ, रील वील को हम बैन करने का सोच सकते हैं, बट फ़ोन को बैन करना इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। अधिकतर मंदिरों में यही है कि फ़ोन बैन है, अलाउड नहीं ले जाना, और ये जहाँ तक है सही है। आप दर्शन करने गए हैं, ना कि फ़ोटो क्लिक करने। फ़ोटो तो भगवान के हर जगह मिलते हैं, आपको मार्केट में, बाजार में, हर जगह मिल जाएंगे। उसके साथ सेल्फी लेने की क्या ज़रूरत है? ये श्रद्धा है, हम मन के भाव से गए हैं।
फोटो क्लिक करना जरूरी नहीं है वहाँ। आप ये मानते हैं कि अगर मंदिर में कोई फोन लेकर पहुंच रहा है तो श्रद्धा भंग हो रही है? बिल्कुल श्रद्धा भंग हो रही है। वहाँ दर्शन के लिए लाइनें लगी हैं, कतार लगी है, वहाँ टाइम कहाँ मिलता है कि आप फोटो ले पाएं? इतना समय नहीं मिल पाता है। कि मंदिर में जाकर फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जनता भी कहीं ना कहीं ऐसे आदेशों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। और अब चलते हैं प्रगति मार्ग पर, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबर दिल को सुकून देती है, अपने समाज के विकास को लेकर एक भरोसा देती है। दरअसल गोरखपुर में कुछ छात्रों ने एक ऐसा स्पेशल सेफ्टी शूज तैयार किया है जो आपदा के समय या फिर किसी मुसीबत के वक्त काफी मददगार साबित हो सकता है। देखिए। इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, इसमें हार्ट बीट सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और इसमें हम लोग इसको जीएसएम मोड में कनेक्ट किए हैं। अगर हम लोग कभी पैनिक सिचुएशन में आएंगे तो ऑटोमेटिक कॉल ऑटोमेटिक इनके पेरेंट्स पे और लोकल पुलिस स्टेशन पे कॉल चला जाएगा और वहाँ का नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ बच्चा किसी डेंजर में है। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि इतनी खूबियां हैं आम से दिखने वाले इस खास जूते की। खास जूता इसलिए क्योंकि इसकी खासियतें हैं ही ऐसी। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कर रहे इन छात्रों ने कड़ी मेहनत और लगन से इस जूते को बनाया है। ये सेफ्टी शूज मानव जीवन की सुरक्षा में बेहद अहम योगदान दे सकता है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर मुसीबत की कोई घड़ी, अगर ये जूता आपके पैरों में या आसपास है तो आपको सुरक्षित बचाना आसान होगा। आज का जो समय है ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का टाइम है। बच्चों ने बहुत सारे और भी डिवाइसेस बनाए हैं। कहीं ना कहीं जो सूझ है उसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी हम जितना भी कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे आप देखें भूकंप है, बाढ़ है या नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जब हम कहीं जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उस परिस्थिति में हमारे पास कहीं भी मदद मिलने की संभावना जब बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो उस परिस्थिति में हमारा ये जो बच्चों द्वारा बनाया जूता जो है वो आपको एक कहीं ना कहीं सिग्नल भेजेगा बैक ऑफिस में जहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे और हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ईश्वर न करे कहीं भूकंप आए और कोई व्यक्ति जो है बिल्डिंग में दब जाए, अब उसकी लोकेशन को ट्रेस आउट करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो जीवित है कि नहीं जीवित है, बहुत सारा संशय रहता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप किसी ने जूता पहन के रखा है या जूते में पहनते हुए अचानक दुर्घटना हो गई है या जूता वहां पड़ा हुआ है, तब भी हम लोकेट कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। ये जूता आपके चलने से ही चार्ज हो जाएगा। कि आजकल नए नए स्मार्ट वॉचेस आ गए जिसमें आपके बॉडी टेम्परेचर सेंसर वो सब सारी फैसिलिटीज दी गई हैं सर। बट क्या नाम है उसका एक मेजर सर वो डिसएडवांटेज ये है कि सर उसको चार्ज करना पड़ता है। सर हमारे शूज में सबसे मेजर बेनिफिशियल चीज़ ये है कि इसको अब चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हमने जूते की सोल में एक पाइजो इलेक्ट्रिक लगाया हुआ है, जैसे जैसे आप चलेंगे आपके पैर के दबने से जो फ्रिक्शन पैदा होगा उससे वो खुद चार्ज होता रहेगा। इस स्पेशल सेफ्टी शूज को बनाने में जीपीएस ट्रैकर, हार्ट बीट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, जीएसएम सिम, चिप, तार, मोबाइल और एक जूते का इस्तेमाल किया गया है। ये जूता जीएसएम मोड में कनेक्ट है। सेफ्टी शूज में जो जीपीएस ट्रैकर लगा है वो ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से जुड़ा है। जब ये छात्र इस प्रोजेक्ट में जुटे तो शुरुआत में कुछ चुनौतियां आई, लेकिन इन्होंने उन चुनौतियों को पार किया और नतीजा अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन का सफर बस यहीं तक। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।